हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया क्लासेस पर। आज इस पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर में हम बात करेंगे उन प्रश्नों का जो परीक्षा के आने के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? पहला विकल्प छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा बिहार, चौथा उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प उत्तराखंड। चिपको आंदोलन, जैसा कि आप जानते हैं, पेड़ पौधों को बचाने के लिए वहाँ महिलाओं और पुरुषों ने पेड़ों से चिपककर जंगल और झाड़ियाँ काटने वालों को मना कर रही थी तथा उनसे लिपट गई कि पहले पेड़ों को काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा। ये सब कार्यक्रम इसीलिए किया गया ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? पहला रतौंधी, दूसरा रिकेट्स, तीसरा बेरी, चौथा स्कर्वी। तो यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी पर गुजारा करे तो वह विटामिन डी और प्रोटीन पाता है, तो इसलिए उसे स्कर्वी रोग हो सकता है क्योंकि इसकी कमी हो जाएगी। तीसरा प्रश्न, फूट एंड माउथ रोग निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? पहला मवेशी व भेड़ में, दूसरा मवेशी व सुअर में, तीसरा भेड़ व बकरिया में, चौथा ये सभी में। तो बताइए इसका विकल्प। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 2, मवेशी व सुअर में। याद रखिएगा इसको। तीसरा प्रश्न, भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक, जिसे इंग्लिश में कैरोटीन भी कहते हैं, के कारण क्या बनता है? तो भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक कैरोटीन के कारण जो होने वाला रोग है वो इसमें बताना है। पहला सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद रंग, दूसरा पीला रंग, तीसरा गहरा पीला रंग, चौथा कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पीला रंग। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक या कैरोटीन के कारण उसके दूध का रंग पीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रक्त का बहना नहीं रुकता? तो सर्वविदित प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा के। रक्त का थक्का जमना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रक्त बहता ही रह जाएगा चोट और मोच लगने पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है? पहला चेचक, दूसरा मलेरिया, तीसरा प्लेग, चौथा तपेदिक। तो चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग जो है वो प्लेग है, जो एक विकराल महामारी थी किसी ज़माने में। जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लैंड में जेम्स द्वितीय का शासन था तो उस समय 1668 या 70 की ईस्वी के आसपास प्लेग भारी पैमाने पर फैला हुआ था। इसका सही विकल्प तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक सामाजिकरण है? यानी पहला विकल्प शुरुआती उम्र में परिवार में मित्रों से सीखना, दूसरा किशोरावस्था में समाज से सीखना, तीसरा प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, चौथा शिक्षकों का अनुसरण करना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला, शुरुआती उम्र में परिवार में मित्रों से सीखना। प्राथमिक सामाजिकरण का मतलब पहली बार समाज का गुण कैसे बालक में आता है। जैसे जब बच्चा अपने परिवार में जन्म लेता है तो सर्वप्रथम उसकी मुलाकात उसके परिवार के लोगों से होती है, उसके बाद मित्रों से होती है, तब वो समाज का गुण कुछ सीखने लगता है, क्योंकि परिवार और मित्र भी एक समाज का अंग हैं। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 8वें प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो आप बताइए मित्रों। पहला विकल्प चावल, दूसरा गन्ना, तीसरा गेहूँ, चौथा मक्का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गेहूँ क्योंकि रबी की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता? पहला पशु मल, दूसरा खनिज तेल, तीसरा जैव कचरा, चौथा मानव मल। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र, बायोगैस जो ईंधन बनाया जाता है, संयंत्र होते हैं जो उसे खाना पकाया जाता है और तमाम प्रकार के कार्य होते हैं जैसा कि आप जानते हैं, तो उसमें पशु मल इस्तेमाल होता है, दूसरा खनिज तेल भी इस्तेमाल होता है, तो तीसरा जैव कचरा भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मानव मल नहीं प्रयोग होता है।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पहला हंस, दूसरा मोर, तीसरा कोयल, चौथा मैना। बहुत ही आसान प्रश्न है मित्रों, ये सभी जवाब दे सकते हैं इसका जो थोड़ा वेदन किया हो। मोर। दूसरा, अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी, बहुदिशी, चक्री या फिर उभयदिशी। तो खाद्य श्रृंखला में जैसा कि आप जानते हैं उत्पादक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला। नेक्स्ट प्रश्न, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पहला वनस्पति, दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा परमाणु ऊर्जा, चौथा भोजन। तो पारितंत्र में यानी हमारे चारों तरफ वातावरण में जो भी है चीज़ें हैं उसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हमारे पूरे पर्यावरण में सूर्य का प्रकाश है। ऐसे भी याद रखिएगा कि इस प्रश्न को कि संपूर्ण पर्यावरण या पृथ्वी या चाहे जहाँ भी जीवमंडल है उसमें सूर्य नहीं तो कुछ भी नहीं। दूसरा विकल्प सही होगा इसका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? मानव शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? पहला यूरिया, दूसरा अमोनिया, तीसरा यूरिक अम्ल, चौथा अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यूरिया। यूरिया में भी नाइट्रोजन बहुत अधिक पाया जाता है। 14वां प्रश्न, घरेलू कीटों का नियंत्रण किया जाता है। पहला माइक्रोवेव द्वारा, दूसरा अल्ट्रासोनिक द्वारा, तीसरा सबसोनिक द्वारा, चौथा कम आवृत्ति की रेडियो वेव द्वारा। फटाफट हम प्रश्नों को अब देखेंगे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा घरेलू कीटों का नियंत्रण किया जाता है अल्ट्रासोनिक द्वारा। 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा अल्ट्रासोनिक द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ओचोवा, दूसरा कार्नबर्ग ने, तीसरा जॉनसन, चौथा बेटसन ने। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कार्नबर्ग महोदय ने। डीएनए यानी हमारे जो गुणसूत्र हैं उनका प्रतिपादन कार्नबर्ग। अगला प्रश्न, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय दिया जाता है। पहला पावलो, दूसरा पियाजे, तीसरा कोटलबर्ग, चौथा स्किनर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पियाजे महोदय ने। बच्चे दुनिया में जब आते हैं तो अपनी समझ का सृजन अपने आप करने लगते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। पहला सत्र मूल्यांकन, दूसरा अर्धवार्षिक मूल्यांकन, तीसरा निदानात्मक मूल्यांकन, चौथा इकाई मूल्यांकन। तो सतत यानी निरंतर एवं व्यापक तथा भारी पैमाने पे मूल्यांकन की एक तकनीक है जो चारों तरफ से मूल्यांकन करे विद्यार्थी की। वो सही हो जाएगा अर्धवार्षिक मूल्यांकन, क्योंकि अब सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं ताकि बच्चा हमेशा पढ़ाई के प्रति लग्न रहे। वार्षिक परीक्षाओं में ऐसा नहीं हो पाता था। अगला प्रश्न, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, पहला वैधता, दूसरा विश्वसनीयता, तीसरा वस्तुनिष्ठता, चौथा उत्तीर्ण करना। तो एक अच्छा जब कोई भी परीक्षण या एग्ज़ाम लिया जाता है तो उसमें उसकी वैधता भी देखी जाती है, विश्वसनीयता भी देखी जाती है, वस्तुनिष्ठता भी देखी जाती है, लेकिन केवल पास करना परीक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा उत्तीर्ण करना। नेक्स्ट प्रश्न, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? तो छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछे जाए? पहला विकल्प वस्तुनिष्ठ, दूसरा लघु उत्तरी, तीसरा दीर्घ उत्तरी, चौथा निबंधात्मक। तो प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो वस्तुनिष्ठ हो, यानी उसका कोई एक मानक विकल्प न हो। जैसे लघु उत्तरी में दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक उत्तर होते हैं, सभी में रटने की क्षमता होती है, विद्यार्थी रट सकते हैं, इसलिए पहला विकल्प सही हो जाएगा वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। पहला पाठ्यपुस्तक, दूसरा पौधों का अवलोकन, तीसरा श्यामपट्ट, चौथा पौधों का चित्र। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है पाठ्यपुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट, पौधों का चित्र। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रैक्टिकल और आँखों से प्रत्यक्ष रूप से आँखों से देखा हुआ ज्ञान ही सबसे मान्य ज्ञान होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही भी उत्तर होना चाहिए दूसरा पौधों का अवलोकन। जब तक हम पौधे को देखेंगे नहीं तब तक उसके बारे में विचार नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है, यह कथन क्या है? पहला सही है या दूसरा सही हो सकता है, तीसरा बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है,
चौथा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऐसे प्रश्न सी टेट और अन्य राज्यों के टेट में बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो बताइए इसका प्रश्न कौन सा होगा। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो दोस्तों ये केवल बातें हैं, लड़कियां भी बुद्धिमान हो सकती हैं, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। लैंगिक मतलब अलग अलग मेल, यानी जैसे मेल और फीमेल होते हैं, तो हमें ये नहीं मानना चाहिए। पूर्वाग्रह का मतलब पहले से ही हम जो सुनाई बातें हैं उसी को सही मानते हैं, लेकिन ये गलत है। लड़कियां भी पढ़ने में तेज़ हो सकती हैं और बुद्धिमान हो सकती हैं, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक का पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है। ऐसा कभी कभी हर राज्यों की परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एकीकृत, इंटीग्रेटेड है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। अगर हम पर्यावरण का अध्ययन करा रहे हैं छात्रों को, तब उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला पिकनिक मनाना, अगर भ्रमण करवा रहे हैं कहीं किसी खास परिक्षेत्र में तो। दूसरा मनोरंजन करवाना, तीसरा प्रत्यक्ष अनुभव देना, या चौथा सरकारी योजना का निर्वाह करना। तो इसका सही विकल्प बताइए। 23वें का प्रत्यक्ष अनुभव देना इसका हो जाएगा सही विकल्प, क्योंकि हम जब कहीं भी भ्रमण पे निकलते हैं तो सीधा किसी इमारत, बिल्डिंग या खास क्षेत्र को देखते हैं, प्राकृतिक स्थल को देखते हैं, तो हम उसका अवलोकन ही करते हैं आँखों से। सीधा ज्ञान होता है, हमें उसके बारे में बहुत अधिक नहीं बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है, यानी छोटे बच्चों के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावशाली होनी चाहिए। पहला योजना विधि, दूसरा कहानी विधि, तीसरा व्याख्या विधि, चौथा वाद विवाद विधि। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली विधि होनी चाहिए बच्चों के लिए कहानी विधि। इसका सही विकल्प हो जाएगा कहानी, क्योंकि बच्चे कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, दूसरा बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, तीसरा कक्षा में एकदम खामोशी, चौथा गृह कार्य पूर्ण करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित मतलब प्रेरणा देने वाला शिक्षण हो सकता है। कैसे हम मानेंगे कि ये क्लास अच्छा चल रहा है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में एकदम खामोशी। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर अध्यापक पढ़ा रहा है और छात्र पढ़ रहे हैं तो कक्षा में अधिकतम उपस्थिति ही केवल नहीं चाहिए, और बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, हाँ ये एकदम सही विकल्प हो सकता है। क्योंकि जब अध्यापक पढ़ा रहा हो और बच्चे अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अध्यापक से बार बार प्रश्न पूछ रहे हो और उससे बिना डर के, बिना झिझक के, तो ऐसी कक्षा अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत हो सकती है। क्योंकि बच्चे अभिप्रेरणा पा रहे हैं तभी अध्यापक से प्रश्न कर रहे हैं। तीसरा, कक्षा में एकदम खामोशी भी अच्छी नहीं होती है। इसका मतलब कि टीचर केवल पढ़ा रहा है, बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। गृह कार्य पूर्ण करना, ये अगर यही किया जाता तो बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कक्षा में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, दूसरा। नेक्स्ट, इस तरह से आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को अगर पसंद आया ये प्रश्न तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।